Welcome everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year questions for chapter electrostatic potential and capacitance. This is a sub part of a chapter electrostatics of class 12th. So before this video, we have covered three videos in this series and all of those videos are available on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and we have also started a similar playlist for NEET previous years. So you can go to our channel and again find those videos in the playlist section. And if you find these videos useful, do press like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you like to support us financially, you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your help or your donations, we will be able to keep on making these videos on regular basis. So with this, let's start today's video. And I think we have covered up to question number 24. Yes, this was the last question which we covered. And let's start with 25th question. So let's adjust the thickness slightly. So potential is given and electric charge enclosed in a cube 1 meter side with center at the origin. So पोटेंशियल गिवन है और हमें यहाँ से चार्ज बताना है कि 1 मीटर के क्यूब के अंदर कितना चार्ज होने वाला है. सो वी नो कि जो पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन होता है दैट E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. सो थोड़ा सा और थिक करते हैं. सो यहाँ से अगर हम फील्ड की वैल्यू निकालने जाएं तो फील्ड वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ 4x स्क्वायर यानी कि -8x हमारे पास यहाँ पे फील्ड आ जाती है. अब हमारे पास जो गोज लॉ है उसकी फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बाय एप्सिलॉन नोड और इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोड. वे डाइवर्जेंस E क्या है यहाँ पे E का ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है. यहाँ पे x y z सभी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाता है. और यहाँ पे जो रो है ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है. और जो चार्ज डेंसिटी होती है इसको आप लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो इट कैन बी स्लाइटली फर्दर मॉडिफाइड एट डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू क्या बाय वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन. नाउ डाइवर्जेंस ऑफ E क्या होगा. इट विल बी जस्ट I dx प्लस j dy. ये यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे k कर्ली z. और यहाँ पे आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें हमारे पास ओनली x डायरेक्शन में कंपोनेंट है और कोई कंपोनेंट नहीं है. इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड इक्वल टू क्या हुआ ये टोटल चार्ज वॉल्यूम. बिकॉज 1 मीटर का क्यूब है तो उसकी वॉल्यूम भी 1 ही आएगी बाय एप्सिलॉन नोट. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8x का डेरिवेटिव 8 देगा और I डॉट I 1 देगा. सो इट विल बी -8 इज इक्वल टू क्या बाय एप्सिलॉन नोट. और फ्रॉम यहाँ से क्या की वैल्यू आ जाती है -8 एप्सिलॉन नोट. सो जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द राइट आंसर. नाउ सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं. सपोज कि आपको ये वाला रिलेशन एग्जाम में याद नहीं रहता या आपने ये नहीं किया, आपने ओनली ये वाला रिलेशन यूज किया है. देन व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे फ्लक्स के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फ्लक्स के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए हम एक क्यूब बना लेते हैं पहले. सपोज कीजिए हमारे पास एक क्यूब है एंड अब जब हम इसके लिए फ्लक्स निकाल रहे होंगे और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली किस डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ओनली एक्स डायरेक्शन में है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ओनली एक्स डायरेक्शन में है. तो जो y और z वाले कंपोनेंट होंगे यहाँ पे वो हमें एज सच लेने का कोई फायदा है नहीं. अगर हम यहाँ पे वैसे डायरेक्शंस प्लॉट करें, अगर वेक्टर बनाना ही चाहते हैं, सो दिस विल बी y डायरेक्शन
this will be x direction and this will be z direction. Actually not, because सेंटर अराउंड ओरिजिन है तो हमें यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हमारा y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा और ये ऐसे z एक्सिस होगा सब। सो अगर एरिया वेक्टर की बात करें यहाँ पे, बिकॉज हमें ओनली एक्स वाले हम ऐसे वेक्टर लेंगे जिनमें सिर्फ जो एरिया वेक्टर है वो जो एक्स डायरेक्शन में पास करता हो। वाई ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज गिवन बाय ई डॉट डी एस। यहाँ पे ई और डी एस का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, सो वी कैन से दैट इट विल बी ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, जेड डायरेक्शन में नहीं है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे ई एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। सो जो आपका एरिया वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसी दो ही साइड है जिनका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में पॉइंट करता है। फर्स्ट है ये वाला प्लेन जिसका एरिया वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और सेकंड है ये वाला प्लेन जिसका एरिया वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो हम यहाँ पे ये दो ही एरिया प्लेन लेके चलेंगे। एंड बिकॉज एज पर मेंशन कि जो क्यूब है उसकी साइड 1 मीटर है और वो सेंटर्ड एट द ओरिजिन है, तो क्यूब का जो ओरिजिन पे सेंटर है और उसकी साइड 1 मीटर है, तो अगर ओरिजिन सेंटर पे है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, समथिंग ऐसे है ये हमारे पास कि इसका जो ओरिजिन है वो 0 0 सेंटर पे है। सो जो ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज टोटल साइड 1 मीटर की है, तो ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे 0.5 मीटर पॉजिटिव में, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए 0.5 मीटर नेगेटिव में। तो आपके पास एक प्लेन ऐसा होगा जिसके लिए x की वैल्यू नेगेटिव है और एक प्लेन ऐसा होगा जिसके लिए x की वैल्यू पॉजिटिव है। सो इसको हम प्लेन अगर a मान लें और इसको प्लेन b मान लें, सो जो a प्लेन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी x पे डिपेंड करती है, सो -8। ए प्लेन के लिए x की वैल्यू नेगेटिव हाफ है, सो नेगेटिव हाफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 4 वोल्ट पर मीटर। और ऐसे ही बी प्लेन के लिए बात करेंगे तो -8, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है प्लस हाफ, सो इट कम्स आउट टू बी -4 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू आ जाती है। और आप फ्लक्स करते हैं, सो फाई ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है 4 डॉट, यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया को बिकॉज साइड लेंथ 1 है तो एरिया क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साथ में जो इसका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव आई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आई थी और यहाँ पे माइनस आई थी, ये लगाना भूल गया। सो 4i, और यहाँ पे एरिया वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर नॉर्मली आइदर आप सारे के सारे इनवर्ड मानते हो या सारे के सारे आउटवर्ड मानते हो, तो इसमें हमने सारे आउटवर्ड माने हैं, तो एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सो दिस विल गिव अस -4 आई डॉट आई वन हो जाएगा, और नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास -4 यूनिट्स आती हैं फ्लक्स की। और अगर हम 5b के लिए कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा कि यहाँ पे जो फील्ड है दैट इज -4i, और यहाँ पे एरिया है 1 और एरिया वेक्टर पॉजिटिव आई डायरेक्शन में है, सो आई, सो ये भी हमारे पास -4 ही आएगा। सो यहाँ से अगर हम देखें कि दोनों फ्लक्स हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों फ्लक्स को आउटवर्ड माना है। अगर हम दोनों फ्लक्स को आउटवर्ड मान रहे हैं और हमारे दोनों फ्लक्स नेगेटिव आ रहे हैं, दैट इट डज मीन कि जो हमारा इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज शुड बी नेगेटिव, कि जो हमारा इनसाइड चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए। एंड जो एक्चुअली यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन जो हमने आउटवर्ड मानी है वो दोनों डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड होनी चाहिए, बिकॉज
अगर हम आउटवर्ड मान रहे हैं फ्लक्स को, जो हमारी नॉर्मल कन्वेंशन होती है, आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव माना जाता है और इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव माना जाता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव आ रहा है। इट डज मीन कि जो हमने डायरेक्शन ली है वो गलत है। और इन शॉर्ट यहाँ पे दोनों डायरेक्शन अपोजिट होंगी, यानी कि फ्लक्स इनवर्ड आएगा। और अगर फ्लक्स इनवर्ड आ रहा है मीन्स सेंटर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। सो जो टोटल फ्लक्स है हमारा, आप टोटल फ्लक्स के बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स बाहर जा रहा है दैट इज -4 एंड -4, तो -8 फ्लक्स बाहर जा रहा है। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोड होता है, गोज 2 से, और यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाती है -8 एप्सिलॉन नोड। सो दैट्स हाउ इस कैलकुलेशन को आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So electrostatic potential inside a charged spherical shell is given by, तो वेरिएबल पोटेंशियल है यहाँ पे देखिए, आर पे डिपेंड करता है। सो हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इससे बनानी है। सो अगेन हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऊपर बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और नीचे सिंबल दिया गया है फाई का, यानी कि फ्लक्स का। सो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको पोटेंशियल ही लेके चलेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल का, और नेगेटिव डेरिवेटिव होती है पोटेंशियल का। सो दैट विल बी -2 AR। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई और हमें चार्ज डेंसिटी बनानी है। सो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम यहाँ पर रिलेशन यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिकॉज ये किस टाइप का है, स्फेरिकल बॉल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप नॉर्मल वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज गिवन बाय क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर। और ये वैल्यू दोनों यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। सो -2 AR एंड हेयर क्यू की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -8 पाई एप्सिलॉन नोड आर क्यूब। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी चार्ज की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ से चार्ज डेंसिटी बना सकते हैं आप, दैट इज क्यू इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गई। सो -8 पाई एप्सिलॉन नोड आर क्यूब बाय 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 पे। सो -6 एप्सिलॉन नोड ए, आई थिंक हियर इट इज। जो ऑप्शन सी है दैट विल वर्क एज अ राइट आंसर। इसको हम डिफरेंट वे में भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि हमें ये पता है दैट गॉसियन सरफेस में क्या होता है हमारे पास, और दिस इज ए मोर बेटर वे। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट। ई हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और जो ये आर है ये यहाँ पे रेडियल वेक्टर है। ये जो पे हम आर की बात कर रहे हैं ये रेडियल वेक्टर है, ये नॉर्मल एक्स वाई जेड नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे रेडियल वेक्टर होता है। तो जो आर है, आर को आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब आप आर को इस वे में अज्यूम करोगे, देन जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे, डाइवर्जेंस मीन्स डेल्टा बाय डेल्टा एक्स आई प्लस जे ऑफ वाई प्लस के जेड डॉट प्रोडक्ट -2A एज इट इज, और x की वैल्यू r की वैल्यू पुट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे -2A एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब आप डेरिवेटिव करोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स तो 1 आएगा, और आई डॉट आई भी 1 आएगा। सिमिलरली वाई और के लिए सबके लिए 1 1 आएगा। सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम बना सकते हैं रो इज -6A एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So electric charge of 10⁻³ microcoulomb placed at origin of xy coordinate system. 2 points A and B are situated. पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हमें दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है।
नाउ वी नो जो पोटेंशियल है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज गिवन बाय के क्यू। सो पोटेंशियल वी क्यू, or we can say VR, it should be not VQ. VR is KQ by R. Now K सबके लिए सेम रहने वाला है और Q भी दोनों के लिए सेम रहने वाला है, बिकॉज जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों के लिए सेम है। तो हमें अभी R का देखना होगा कि R कैसे वेरी करता है। सो जो आपका पहला पॉइंट है वो है √2, √2, और ये बिकॉज हमारा जो चार्ज है जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है ओरिजिन पे है, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना होगा ओरिजिन से। और जो दूसरा पॉइंट है 2,0, इसका भी डिस्टेंस हमें निकालना होगा ओरिजिन से। सो फ्रॉम दिस, इस सिनेरियो में जो डिस्टेंस हो जाएगा √2 माइनस 0 होल स्क्वायर, √2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 0 होल स्क्वायर, सबका अंडर रूट। तो √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 4, 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आता है। और इस सिनेरियो में डिस्टेंस 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2, अगेन 2 आएगा। सो यानी कि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो बाकी के पैरामीटर्स ऑलरेडी सेम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों के लिए पोटेंशियल भी सेम होगा, और इन शॉर्ट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So next question is, charges are placed on a vertices of a square as shown. Let E the electric field, V the potential at the center if the charges on A and B are interchange. A और B के charges को interchange हमने कर दिया with those D and C. Then okay, तो हमें ये बताना है कि charges को interchange करके यहाँ पे क्या होने वाला है। सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए हम प्लॉट कर लेते हैं डायग्राम हमारा। इनिशियल डायग्राम तो हमारा एज इट इज है, और जो नया डायग्राम है कि अगर इंटरचेंज किया गया चार्जेस को, तो वो हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। ओ सॉरी, नॉट वाइट, इट शुड बी ब्लैक। सो ए बी सी डी। सो ए का चार्ज डी के साथ इंटरचेंज होता है। सो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और सेंटर पे यहाँ पे फील्ड की बात हो रही है। तो अगर फर्स्ट डायग्राम में हम सेंटर पे फील्ड की बात सोचें, या सेंटर पे फील्ड को आइडियलाइज करें कि कैसा दिखाई देगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड आउटवर्ड जा रही होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी फील्ड आउटवर्ड जा रही होगी, तो दोनों की यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड होगी। और ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनकी फील्ड्स भी यहाँ पे दोनों की नेगेटिव आउट सेंटर से दूर जा रही होंगी, और इन शॉर्ट जो नेट फील्ड होगी सिस्टम की वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और अगर इस सिनेरियो में आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगी सेंटर की तरफ, यहाँ से भी ऐसे आउटवर्ड होगी, और ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो इनसे भी फील्ड ऐसे ही आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहेगी, और इससे भी बाहर की तरफ जाएगी, और तो नेट फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यानी कि इससे आपको क्या आइडिया मिलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। सो अगर हम देखें तो ऑप्शंस में, तो E चेंजेस, E रिमेन्स अनचेंज, तो B तो यहीं पे कैंसिल हो गया, E एंड V बोथ रिमेन अनचेंज, तो D भी कैंसिल हो गया। सो E, A और C में से एक आंसर हो सकता है। नाउ कमिंग टू पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये सारे चार्जेस हैं ये स्क्वायर पे सिचुएटेड है, और सेंटर से अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह रख दोगे तो उसके डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आने वाला। सो जो पोटेंशियल है नेट पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सो V रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेट मी एडजस्ट इट स्लाइटली, यस। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। और नेट पोटेंशियल अगर आप यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज इक्वल चार्जेस हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो इस केस में भी नेट पोटेंशियल जीरो रहेगा, और इस केस में भी नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट x मेजर्ड इन माइक्रोमीटर ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड एट x एक्सिस Vx is equal to 20/x square minus 4 volt. Electric field at E इलेक्ट्रिक फील्ड E at x is equal to 4 माइक्रोमीटर गिवन बाय, तो हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यहाँ पे ओनली x की बात हो रही तो हम x में ही ले रहे हैं। सो -x 20/x² - 4, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको इस वे में लिख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज 20 इंटू x² - 4 की पावर -1। सो 20 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, 20 एज इट इज रहेगा। अब पावर को सोल्व करेंगे सो -1 आगे, x² - 4 पावर -1 यानी -2, और x² का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है 2x। सो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 2x 40x डिवाइडेड बाय x² - 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन आ जाता है। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶। सो 40 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ divided by 4 square is 16 and -6 square -12 -4 होल स्क्वायर। ना अगर आप इस टर्म को देखते हैं, ये टर्म 10⁻⁻12 है और ये इसके साथ -4 है, तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो है एज कंपेयर टू 4, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर आंसर्स में देखें तो माइक्रोमीटर एज इट इज है, तो हम यहाँ पे माइक्रो को भी एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज नहीं करने वाले। सो 160 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये -4 बचता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, सो 16, और ये बचता है हमारे पास 10। सो दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻⁶। सो दिस इज वी कैन से 10 माइक्रोवोल्ट पर मीटर, जो हमारा आंसर बनता है। एंड इनमें से हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं होता, बट हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन वाले ही यहाँ पे आंसर होने चाहिए, नेगेटिव वाले नहीं हो सकते। एंड पॉजिटिव में हमारे पास टू ऑप्शन है, 10/9 और 5/3। इफ समहाउ ये हो सकता है कि कोई मिस प्रिंटिंग हो तो ऑप्शन ए राइट हो, यहाँ पे 9 ना हो डिवाइड में। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। So two thin wire rings, each having radius r, placed at a distance d apart with their axes coinciding. The charges of two rings are plus q minus q. Potential difference between the center of the ring is. तो दोनों रिंग्स के सेंटर्स पे हमें यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो रिंग्स बनाते हैं। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट रिंग, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट, एंड ये हमारी सेकंड रिंग हो गई। अब ये दोनों कोएक्सियल हैं, यानी कि इनके एक्सिस जो कोइंसाइड करते हैं, एक ही उसमें है एक्सिस इनके। सो ये इनके एक्सिस यहाँ पे हमारे पास कोइंसाइड कर रहे हैं। चार्जेस गिवन है, इसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज है और इसके ऊपर माइनस क्यू का चार्ज है, तो इसके सेंटर को हमने ए बोल दिया और इसके सेंटर को हमने बी बोल दिया। सो हमें दोनों के सेंटर्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी ए कैलकुलेट करना होगा और देन हमें वी बी कैलकुलेट करना होगा। सो कमिंग टू वी ए, अगर हम वी ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इस रिंग के चार्ज की वजह से एंड इस रिंग के चार्ज की वजह से, और हम इनके डिस्टेंसेस भी ले लेते हैं कि रेडियस आर है इनकी,
सो रेडियस आर है बोथ के सिनेरियो में, और ये वाला डिस्टेंस डी है। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा दोनों के लिए, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बनेगा। सो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो पहले इस रिंग के चार्ज की वजह से आएगा, और ये वाला चार्ज ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, बिकॉज जो हमारा पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती। सो दैट विल बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल था, और जो नेगेटिव चार्ज है जो कि इससे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट होल डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ सिमिलरली बी पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगे हम, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, सो माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला इस पॉजिटिव चार्ज का इस बी से डिस्टेंस अगेन सेम ही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, सो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों के पोटेंशियल आ जाते हैं। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, वी बी माइनस वी ए, और वी ए माइनस वी बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट जो आंसर होगा हमारा उसमें नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, नथिंग एल्स। सो बी माइनस ए हम कर रहे हैं, सो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म आएगी अब, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड सब में कॉमन है, तो सबसे हम कॉमन ले सकते हैं इसको। सो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन सबसे कॉमन लिया हमने, यहाँ पे माइनस 1 बाय आर बचेगा, प्लस यहाँ से 1 बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस 1 बाय आर बचेगा, और यहाँ से प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, और ये दोनों नेगेटिव की टर्म्स हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी माइनस 2 बाय आर और यहाँ पे भी 2 बचेगा। सो क्यू बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 2 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 बाय आर, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, सो दैट विल बी 2 क्यू बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 बाय आर। अब अगर मैच करते हैं हम इसको हाफ में कैंसिल कर सकते हैं, सो हियर इट इज, ये वाला आंसर हमारा मैच हो जाएगा ऑप्शन ए। और जस्ट एज हमने बोला था कि आप वी बी माइनस वी ए भी कर सकते हो या वी ए माइनस वी बी कर सकते हो, जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A thin spherical conducting shell of radius r has a charge q. Another charge capital Q placed at the center of the shell. Electrostatic potential at point P at a distance r by 2 from the center of the shell. तो इसके शेल के सेंटर में हमें ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। बिकॉज यहाँ पे शेल की बात हो रही है तो हम इसका एक 2D रिप्रेजेंटेशन 2D बना लेते हैं। और वी नो दैट कि जो शेल होता है शेल के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उसके अपने चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे अगर ये इसका सेंटर है, सो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ शेल और इसके ऊपर हमने चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और इस सेंटर पे आप एक पॉजिटिव चार्ज और रख दिया गया। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, जो कि कितने डिस्टेंस पे है,
स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, और स्मॉल आर की एक्चुअल वैल्यू भी गिवन है जो कि r/2 है। यानी कि जो आपका पॉइंट है वो इनसाइड द शेल है, ये ए पॉइंट इनसाइड द शेल है जिसका डिस्टेंस r/2 है। तो इस ए पॉइंट पे हमारे जो पोटेंशियल होंगे, सो वी ए, ये कहाँ से आएंगे? एक तो सेंटर पे जो क्यू चार्ज रखा है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, और जो ये शेल के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। सेंटर के चार्ज की वजह से आएगा क्यू बाय 4πε0 इंटू डिस्टेंस जो कि r/2 होगा, प्लस जो शेल है, शेल के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उसके अपने चार्ज की वजह से, जो कि हो जाएगा क्यू बाय 4πε0 r। सो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस 2 को ऊपर ले जाएं, सो दैट विल बी 2q बाय 4πε0 r प्लस q बाय 4πε0 r। एंड यस, ऑप्शन सी है जो हमारा यहाँ पे राइटफुली मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here it is. A solid sphere of radius r carries charge capital Q plus small q distributed uniformly over its volume. तो ये सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम का है, मींस इनसाइड भी पोटेंशियल होगा और इनसाइड भी वेरिएबल फील्ड होगी। A very small point like piece of the mass m detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity. This piece carries charge q. If it requires velocity speed v when it has fallen through vertical distance of y, then assuming remaining portion to be spherical, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगी। सो हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब जो स्फेयर है, जो हमारा पीस है, जब हमारा पीस यहाँ पे है, एक तो हम ये सिनेरियो ले सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ए, कि जब आपका पीस स्फेयर के साथ अटैच्ड है, स्फेयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट पे, और जब जो पीस है वो डी अटैच होके उससे अलग होके नीचे चला गया है बी पॉइंट पे। सो हम इन दो पॉइंट्स के लिए यहाँ पे जो सिस्टम है उसको सोल्व करेंगे। एंड आल्सो हमें ये भी पता है, बिकॉज यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व है, तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। सो टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, और वी कैन से जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट ए पे वो इक्वल होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे। तो जो पॉइंट बी है इसको हम यहाँ पे ग्राउंड मान लेते हैं, सो दैट हम ग्राउंड के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकें, बिकॉज टोटल एनर्जी में आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होती है। सो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पहले कौन सी आएगी, ग्रेविटी वाली, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड गया है, तो उसने ग्रेविटी वाले फोर्स की वजह से भी मूव किया है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, बिकॉज जो चार्ज जो स्फेयर है, स्फेयर के पास कैपिटल क्यू चार्ज है, और जो स्मॉल पीस जो से डिसअटैच हुआ, जो से टूट के अलग हो गया, उसके पास स्मॉल क्यू चार्ज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो ये होगी ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सेम यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट पे होगी काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली बी पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बी पॉइंट पे। नाउ ए पॉइंट पे अज्यूम कि वो रेस्ट पे है, बिकॉज उसने जस्ट अभी उसने फॉल करना स्टार्ट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे, बिकॉज हमने बी पॉइंट को ग्राउंड मान लिया, तो यहाँ पे जो हाइट है दैट इज वाई, सो दैट विल बी एम जी वाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जो स्फेयर है, जो आपका ये स्मॉल पार्टिकल है जिसके पास स्मॉल क्यू चार्ज है, वो बड़े स्फेयर के सरफेस पे है, तो बड़े स्फेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज क्यू
बाय 4πε0r, और जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ गोइंग टू बी। बी पे यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, जेट, उसको हम बोल देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी को वी बोल दिया। ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो होगी बिकॉज हमने बी पॉइंट को ग्राउंड माना हुआ है, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 4πε, जो डिस्टेंस है दैट विल बी रेडियस प्लस वाई, सो आर प्लस वाई इंटू चार्ज स्मॉल क्यू। सो ये हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो टर्म्स हैं उनको स्लाइटली एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या, ओके, सो इस तरह हम नेगेटिव लेके आएंगे 4πε0r माइनस क्यू 4πε0r प्लस वाई एंड प्लस एम जी वाई। जो ये वाली टर्म है वो इस साइड ले आए और इसको इस वे में लिख दिया। यहाँ से क्या यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं और 4πε0 भी कॉमन ले सकते हैं। सो क्या 4πε0 यहाँ पे आता है 1/r माइनस 1/r प्लस वाई प्लस एम जी वाई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। नाउ दोनों साइड ये जो m/2 है इसको रिवर्स करके इधर ले जाते हैं, सो वी स्क्वेयर विल बी 2 बाय 4πε0 m, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा r इंटू आर प्लस वाई, और यहाँ पे देगा r प्लस वाई माइनस आर, एंड यहाँ से m तो कैंसिल हो जाएगा और ये देगा हमें gy/2। नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ से हमें y कॉमन लेना है, यस, सो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, एंड अगर y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा g/2, सॉरी नॉट g/2, ये 2 ऊपर जाएगा, ओके। सो अब हम यहाँ से 2y, यहाँ से 2y और यहाँ से 2y कॉमन ले सकते हैं, सो 2y कॉमन ले लिया तो 2 चला गया, क्या 4πε0 r प्लस वाई, और साथ में r भी है और इंटू m, और यहाँ से 2y कॉमन चला गया तो यहाँ पे ओनली g बचता है, और ये आती है हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू, और अगर अभी मैच करें सो यस, जो ऑप्शन डी है हमारा दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो साइड इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। सो 2 पॉइंट चार्ज, ओके सॉरी ए 2 पॉइंट चार्ज नहीं होता, 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं हमेशा। So 2 point charges 4q and minus q are fixed on x-axis at x minus d/2 and d/2 respectively. If the third point charge q is taken from x is equal to d along a semicircle as shown, the energy of the charge will be. तो एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे लेके जाया गया है, तो हमें ये बताना है कि जो चार्ज है उसकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस, कि हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और दोनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं चार्ज की, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्या। सो टोटल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी, जो 4q चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल वाली एनर्जी, और जो माइनस q चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल की एनर्जी, और दोनों से डिस्टेंस यहाँ पे d/2 है, सो सेम ही है,
और पोटेंशियल और एनर्जी स्केलर होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता, ओनली चार्जेस का फर्क पड़ता है। सो फोर क्यू जो हमारा मेजर वाला चार्ज है जिसको लेके जाया गया है वो भी क्यू है, सो फोर क्यू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस है यहाँ पे d/2, और दूसरे वाले की वजह से यानी कि इस माइनस क्यू की वजह से एनर्जी हो जाएगी फोर क्यू, सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन d/2, ओ सॉरी नॉट फोर क्यू, दूसरे वाला चार्ज तो हमारा माइनस क्यू है, पहले वाला फोर क्यू था, दूसरे वाला माइनस क्यू है। सो यहाँ पे ये ऊपर जाके इसको टू बाई पाई एप्सिलॉन नोट कर देगा, और उसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचता है फोर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर, सो थ्री क्यू स्क्वायर। सो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी ये हो जाती है। और अगर बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखते हैं तो बी पॉइंट का फोर क्यू से डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, बिकॉज ये d/2 था तो ये भी d/2 है और ये भी d/2 है, तो ये हो जाएगा 3d/2, सो दैट विल बिकम फोर क्यू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 3d/2 एंड प्लस माइनस क्यू वाले से तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, जस्ट पोजीशन चेंज हुई है, और अगर डिस्टेंस चेंज ना हो तो जो हमारा पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्यू माइनस क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d/2। सो यहाँ पे फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा और टू ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी क्यू स्क्वायर, टू ऊपर चला गया तो टू क्यू स्क्वायर बाय थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और यहाँ पे माइनस टू क्यू स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये हमारे पास बचता है। अब हम क्या कर सकते हैं दोनों से, बट वी कैन डू क्यू स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले सकते हैं, टू क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट डी ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे -1/4, तो ये 4/3 1/12 हो जाएगा, सो टू क्यू स्क्वायर एलसीएम 12 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये हो जाता है 1/6 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। और जो ये वाला था हमारे पास एनर्जी, अगर इसको भी डिनोमिनेटर में 6 बनाए तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी भूल गए थे हम, डी। सो देखिए जो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाती है, और इनिशियल एनर्जी हमारी ज़्यादा थी और फाइनल एनर्जी हमारी रिड्यूस हो गई है। तो जो डिक्रीज बाय पूछा गया है और इंक्रीज बाय पूछा गया है, तो जो डिक्रीज बाय आएगा यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस डिक्रीज बाय आ जाएगा 8/6 क्यू स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और 8/6 होता है 4/3, सो 4/3 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Hydrogen ion and singly ionized helium atoms are accelerated from rest through the same potential difference. The ratio of their final speed in the hydrogen and helium ions are close to. तो फाइनल स्पीड्स का हमें रेशियो बताना है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें, सो दैट इज H पॉजिटिव, जो इसका मास होता है वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा, और जो चार्ज है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और अगर यहाँ पे हीलियम एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम की बात करें, यानी कि हीलियम प्लस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास मास होगा, तो मास विल बी, जो हीलियम है इसके अंदर
जो हीलियम का मास हो जाएगा वो 4 प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा, और एक्चुअली मास होगा 2 प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन का मास, और बिकॉज सिंगल आयनाइज हमने इसको किया है तो इस हाथ में 1 इलेक्ट्रॉन का मास भी आएगा। नाउ जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास इन दोनों के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को हम इक्वल मान के चल रहे हैं, सो इफेक्टिवली यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 प्रोटॉन का मास। ओके, नाउ गोइंग टू, बिकॉज हम यहाँ पे पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं चार्जेस को, तो जब भी किसी चार्ज को पोटेंशियल में एक्सेलरेट किया जाता है तो उसके पास एनर्जी आती है क्यू टाइम्स पोटेंशियल, और वो इक्वल होती है उसके काइनेटिक एनर्जी के, सो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी कैन से जो v है दैट विल बी 2 QV बाय m अंडर रूट। और अगर यहाँ पे देखें तो सबके लिए पोटेंशियल सेम है, दोनों के लिए चार्ज भी सेम है, तो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ मास के। सो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हीलियम। और यहाँ पे आयन की बात कर रहे हैं हम, सो H पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव एंड हीलियम पॉजिटिव। सो अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए, so velocity of H positive by helium positive will become out to be mass of helium positive by mass of H positive, और इन दोनों का रेशियो हमारे पास 4 है, और 4 का अंडर रूट हमारे पास हो जाता है 2। सो जो रेशियो आएगा दैट विल बी 2:1, ऑप्शन सी। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने कवर किया है यहाँ पे वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगेन अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ सजेशन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दोज ऑल। एंड अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट टू डोनेट अस समथिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं, इससे हमें वीडियोस को रेगुलर वे में बनाने में हेल्प मिलती है। सो अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।